नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस अंक में दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की। दोस्तों, यह हम सब जानते ही हैं कि जैसे भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया था, ठीक उसी तरह अफ्रीका महाद्वीप के 14 देश अंग्रेजों की शासन सत्ता में सैकड़ों सालों तक गुलाम बने रहे, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका तो हम लोगों के सामने ही आज़ाद हुआ। दोस्तों, नाटाल वही प्रांत है जहां सबसे पहले गिरमिटिया मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका ले आए थे। नाटाल का नाम 1994 में दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के बाद से बदलकर क्वाजुलू नाटाल कर दिया गया है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का नाटाल प्रांत हमारे इतिहास की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी प्रांत के डरबन शहर में करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का जन्म होता है। दोस्तों, आज बात होगी नाटाल के हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों और उन पर अंग्रेज मालिकों द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म की। 160 साल पहले भारत से अफ्रीका गए उन गिरमिटिया मजदूरों की कहानी को जानने से पहले हम एक नज़र में देख लेते हैं आज दक्षिण अफ्रीका के नाटाल प्रांत में जो गिरमिटिया मजदूरों के वंशज रह रहे हैं, कैसे हैं उनके हाल और कितना है अफ्रीका में उनका प्रभाव। आज गिरमिटिया मजदूरों के वंशज नौकरी पेशा और व्यापार के लिए दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग शहरों में पलायन कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी गिरमिटिया मजदूरों के अधिकांश वंशज नाटाल में वही रह रहे हैं जहां उनके माता पिता प्लांटेशन के दौर में रह रहे थे। नाटाल से बाहर डरबन शहर के फिनिक्स, चैट्सवर्थ एवं रिजबैंक इलाके में भी बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूरों के वंशज निवास करते हैं। दोस्तों, हमारे पीछे चल रहे वीडियो में आप दक्षिणी डरबन के चैट्सवर्थ का वही इलाका देख रहे हैं जहां 1960 में भारतीय मूल के लोगों को अंग्रेजों ने उनके पैतृक जन्मभूमि से जबरन लाकर यहां बसा दिया था। इलाके को देखकर ही पता चल जाता है कि यहाँ रहने वाले भारतीयों की हालत बहुत अच्छी नहीं रही होगी। दोस्तों, बता दें कि महात्मा गांधी ने भी साउथ अफ्रीका में रहते हुए 1904 में डरबन के उत्तर में फिनिक्स में भारतीयों के साथ हो रहे नस्ली भेदभाव और गिरमिटिया मजदूरों के शोषण को देखते हुए फिनिक्स में ही एक बस्ती, फिनिक्स नाम से एक बस्ती बसाई थी। हमारे बैकग्राउंड में चल रहा वीडियो उसी फिनिक्स बस्ती का है जो आज अफ्रीका की राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। दोस्तों, गांधी जी ने उन सभी समुदायों के लोगों को रहने के लिए आमंत्रित किया जो सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, आत्मनिर्भरता, सत्य और सेवा पर आधारित सामूहिक जीवन के आदर्शों को मानते हैं। दोस्तों, गांधी जी के महात्मा बनने की शुरुआत भी इसी बस्ती से होती है। गांधी जी ने इसी बस्ती में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रेस स्थापित किया और प्रेस में काम करने वाले अपने बेटे हरिलाल को भी इसी बस्ती में एक कमरा दिया था और स्वयं गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ भी यहीं रहते थे। दोस्तों, इसी बस्ती में छुआछूत के खिलाफ बराबरी के हक में गांधी जी ने पत्नी कस्तूरबा से शौचालय साफ करवाया था। दोस्तों, गांधी जी इसी बस्ती से सादा जीवन और सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह का मंत्र लेकर भारत वापस आए थे। मिट्टी, लकड़ी और टीन की बनी यह बस्ती अफ्रीका में सहयोग और एकता की मिसाल बन गई। दोस्तों, अब इतिहास से हम वर्तमान में चलते हैं और चैट्सवर्थ जैसे इलाके की तुलना दक्षिण अफ्रीका के उन इलाकों से करते हैं जहां गोरे लोग रहते हैं और देखते हैं कि चैट्सवर्थ और अंग्रेजों की बस्ती में कितना भिन्नता दिखाई देती है।
दोस्तों, डरबन के उत्तर में स्थित यह गोरों का उम्सलांगा इलाका है, जो उत्तरी डरबन का सबसे पास और संपन्न क्षेत्र माना जाता है। यहाँ आपको बड़े बड़े मॉल, आलीशान मकान, बंगलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त चौड़ी साफ सड़कें और सुंदर पार्क तथा गोल्फ के मैदान देखने को मिलेंगे। जबकि चैट्सवर्थ, जिसे डरबन के गोरों की बस्ती से दूर एक अलग उपनगर के रूप में कालों के लिए बसाया गया था, दोस्तों, अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में 1950 में ग्रुप एरिया एक्ट नामक एक कानून बनाया था। इस कानून को बनाने के पीछे की सोच रंगभेदी और भेदभावपूर्ण थी, जिसका मकसद काले लोगों को गोरों की बस्ती से दूर रखना था। कानून का सहारा लेकर 1960 में जबरदस्ती भारतीय मूल के लोगों को डरबन शहर के मुख्य स्थान ग्रे स्ट्रीट, रिवर साइड और केटो मेनोर्स, जहां कि वे गिरमिट काल से रह रहे थे, वहां से उठा करके चैट्सवर्थ में लेकर बसाया गया। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने इस कानून को कठोरता से लागू करते हुए गोरों के बीच रहने वाले अश्वेत अफ्रीकियों तथा भारतीयों को जबरदस्ती निकालकर उनकी बस्ती से दूर अफ्रीका के अलग अलग इलाकों में बसा दिया। इसी तरह से फिनिक्स, स्पिंजो और रिजबैंक जैसे दूसरे और इलाके डरबन के बाहरी इलाकों में बसाए गए हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों को नाटाल के महत्वपूर्ण स्थानों से लाकर बसाया गया है। यहाँ सरकार ने भारतीयों के लिए छोटे और सस्ते तथा एक जैसे मकान बनवाए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि चैट्सवर्थ में जो मकान दिख रहे हैं वे कितना अलग हैं गोरों की बस्ती से। यह इलाका बिल्कुल आपको मजदूरों की बस्ती जैसा दिख रहा होगा। बावजूद इसके हिंदुस्तानियों ने चैट्सवर्थ सहित फिनिक्स, जहाँ की बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी रहते हैं, हिंदू त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय मूल के लोग जहाँ भी उन्हें बसाया गया, उन्होंने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे की स्थापना कर दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहचान को जिंदा रखा हुआ। दोस्तों, प्रारंभ में गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नाटाल के गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों का जीवन बहुत गरीबी और बेरोजगारी के दौर से गुजरा, परंतु अब उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब नाटाल के भारतीय मूल के लोग धंधा, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं IT क्षेत्र के साथ साथ छोटे उद्योगों में भी बड़ी तेजी से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, लंबे संघर्ष के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोगों को आज़ादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम की, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। परिणामस्वरूप आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भारतीय मूल के लोगों की भागीदारी बढ़ी है। भारतीय समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व डरबन की नगरपालिका से लेकर प्रांतीय संसद तक में बना हुआ है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के नाटाल प्रांत में हिंदुस्तानी गिरमिटिया वंशजों सहित एशियाई मूल के लोगों की कुल आबादी 2022 की जनगणना के अनुसार 11,57,542 है, जो नाटाल की कुल जनसंख्या का 9.3% है। यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो नाटाल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 2022 और 23 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 5,210 अमेरिकी प्रति व्यक्ति है। यह तो दशा और दिशा है आज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दौर की जब गिरमिटिया प्रथा के तहत भारतीय मजदूरों को लालच और झूठ के जाल में फंसाकर अंग्रेज भारत से दक्षिण अफ्रीका ले जाकर गुलाम मजदूर बना दिए। दोस्तों, हिंदुस्तानियों को अफ्रीका भेजने की कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के शुरुआती दौर में तब शुरू होती है जब अश्वेत अफ्रीकियों को
गुलामी से मुक्त करने की घोषणा ब्रिटिश सरकार की ओर से की जाती है। इस घोषणा के बाद श्वेत अफ्रीकियों ने अंग्रेज एवं यूरोपीय मालिकों के गन्ना प्लांटेशन पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही दोस्तों अंग्रेजों ने सस्ते मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत में इंडेंचर सिस्टम शुरू किया। इस सिस्टम के अंतर्गत हिंदुस्तानी मजदूरों की भर्ती करने के लिए भारत के कलकत्ता और मद्रास जैसे बंदरगाह शहर में मजदूर भर्ती डिपो बनाए गए, जहां इन शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहका फुसलाकर सोना और जमीन मिलने का लालच देकर अंग्रेजी में लिखे गए एक एग्रीमेंट पेपर पर अंगूठा लगवाकर दक्षिण अफ्रीका 5 साल के लिए भेज दिया गया। दोस्तों सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए भारतीय मजदूरों की मांग नेथनियल वार्डन हॉर्स नामक एक अंग्रेज प्लांटर जो नाटाल में गन्ने की खेती करवाता था, उसने ब्रिटिश इंडिया सरकार से की थी। जबकि एक दूसरे रिकॉर्ड में जॉन डन को नाटाल में गिरमिटिया मजदूरों को मंगाने वाला पहला प्लांटर बताया गया है। हालांकि नाटाल के गिरमिटिया मजदूरों से संबंधित आधिकारिक नेशनल आर्काइव ऑफ साउथ अफ्रीका के रिकॉर्डों के अनुसार नाटाल के शुगर प्लांटेशन मालिकों ने भारतीय मजदूरों को भारत से नाटाल मंगाने के लिए नाटाल शुगर प्लांटेशन मालिक एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनाकर अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। शुगर प्लांटेशन मालिक एसोसिएशन की मांग पर 1860 में नाटाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बेंजामिन चिलेंस पाइन ने भारत के तब के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखकर भारत से मजदूरों को नाटाल भेजने की मांग की। दोस्तों बेंजामिन की मांग पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने नाटाल के लिए हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को भेजने की अनुमति भी बहुत जल्दी ही दे दी। अनुमति मिलने के तुरंत बाद दोस्तों ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के मालिक विलियम मैकिनन के एस ट्रूरो नामक जहाज से मद्रास बंदरगाह से 342 गिरमिटिया मजदूरों को लेकर 12 अक्टूबर 1860 को पहला जहाज रवाना हुआ, जो 1 महीने के सफर के बाद 16 नवंबर 1860 को डरबन पहुंचा। दोस्तों इसके बाद एस वेलवेडर नामक एक और जहाज उसी महीने कलकत्ता बंदरगाह से 4 अक्टूबर 1860 को 300 वापस मजदूरों को लेकर रवाना होता है, जो एस ट्रूरो के 10 दिन बाद डरबन बंदरगाह पहुंचा। इन दोनों जहाज़ों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। बता दें कि नटाल जाने वाले इन दोनों जहाज़ों में मद्रास से रवाना होने वाली जहाज एस ट्रूरो स्टीम इंजन से चलने वाली जहाज थी, जबकि दूसरी जो कलकत्ता से ठीक कुछ दिन पहले नटाल के लिए रवाना हुई थी वह पाल के सहारे चलने वाली थी। दोस्तों डरबन पहुंचने के बाद गिरमिटिया मजदूरों को बंदरगाह के पास बने इमिग्रेशन डिपो में ले जाया गया जहां उनके स्वास्थ्य और बीमारियों की जांच की गई। इसके बाद उनके नाम, उम्र, जाति तथा धर्म आदि का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया जो उनकी पहचान स्थापित करता था। रजिस्ट्रेशन के बाद गिरमिटिया मजदूरों को जबरदस्ती नीलाम किया गया। नीलामी के आधार पर ही नाटाल के माउंट एजकोम्ब, ओमलाली, बेरुलम, टोंगाट, फोनिक्स तथा इस्पिंगो जैसे शुगर प्लांटेशन के मालिकों के हवाले एक दूसरे से अलग कर दिया गया। दोस्तों गिरमिटिया मजदूरों के रहने और भोजन की व्यवस्था प्लांटेशन मालिकों को करना था, इसलिए प्लांटेशन मालिकों ने गिरमिटिया मजदूरों की रहने की व्यवस्था प्लांटेशन के अंदर ही, जहां से वे खेतों तक पैदल ही पहुंच सकें, इसलिए उसके पास ही एक विशेष क्षेत्र में करते थे जिसे पुली लाइन कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी, लकड़ी तथा टीन के झोपड़े एक लाइन में बनाए जाते थे। गोरे लोग हिंदुस्तानियों को पुली कहते थे, इसलिए गिरमिटिया मजदूरों की झोपड़ियों को पुली लाइन कहा जाता था। वहां एक झोपड़ी में 5 से 6 लोगों को रखा जा गया था।
इन झोपड़ियों में रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके कारण गंदगी और बदबू हमेशा झोपड़ियों में भरे रहते थे। शौचालय की व्यवस्था सामूहिक होती थी जो बहुत गंदे होते थे, इसलिए गिरमिटिया मजदूरों को खुले में जाना पड़ता था। दोस्तों, नाटाल में गिरमिटिया मजदूरों के साथ गन्ना प्लांटेशन मालिकों एवं अंग्रेज अधिकारियों ने जो व्यवहार किया वह अत्यंत क्रूर, अमानवीय और शोषणकारी था। दोस्तों, नाटाल जाने वाले अधिकांश मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बंगाल से, जिनको झूठे वादों और मजबूरी में गिरमिट बनाकर दक्षिण अफ्रीका लाया गया था। गिरमिटिया मजदूरों का काम न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाला था, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ देने वाला होता था। गिरमिटिया मजदूरों से गोरे प्लांटेशन मालिक 18 से 20 घंटे लगातार धूप या बारिश हर मौसम में काम करवाते थे। गिरमिटिया मजदूरों को गन्ना रोपाई से लेकर काटने, गाड़ी में लादने तथा उसकी छिलाई करने जैसे हर काम करने होते थे। यदि कोई मजदूर काम करते करते थक जाता था और आराम करने के लिए बैठ जाता था तो प्लांटेशन मालिकों के आदमी उसकी तय करते थे। बीमार होने या देर से काम पर पहुंचने पर उनके भोजन में कटौती से लेकर कोड़े मारने तक की सजा देना आम बात थी। दोस्तों, गिरमिटिया मजदूरों पर कंट्रोल करने के लिए 1856 में अश्वेतों के लिए बने कानून मास्टर एंड सर्वेंट एक्ट 1856 के तहत गिरमिटिया के काम पर देर से आने, काम को छोड़ने तथा काम को करने से मना करने पर आपराधिक अपराध मानकर जेल में डालने से लेकर कोड़े मारने तक की सजा दी जाती थी। इसी तरह अंग्रेज गिरमिटिया मजदूरों को मालिक के अधीन लाने और प्लांटेशन से बाहर घूमते पाए जाने पर सजा देने के लिए 1869 में एक और कानून लेकर आए, जिसे वैग्रेंसी लॉ 15 ऑफ 1869 कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत काम चोरी करने या सड़कों पर भटकते पाए जाने पर गिरमिटिया मजदूर को आवारा मानकर जेल में डाल दिया जाता था। बता दें कि इस तरह के आवारा जेल अंग्रेजों ने दासों को सजा देने के लिए अपने हर उपनिवेशों में बना रखे थे। दोस्तों, खेतों में गिरमिटिया पर नजर रखने के लिए दो तरह के लोग रखे जाते थे। एक ओवरसियर अधिकारी जो गोरा होता था, जिसके हाथ में चाबुक होती थी, वह घोड़े पर सवार होकर गन्ने के खेतों में काम कर रहे मजदूरों पर नजर रखता था, और यदि कोई मजदूर आराम करते मिल जाता था या आदेश नहीं मानता अथवा धीमा काम करता पाया जाता तो उसे चाबुक से पीटता था। दूसरा सरदार या मुंशी होता था, जो गिरमिटिया मजदूरों के बीच से ही बनाया जाता था। उन्हें सरदार या मुंशी कहा जाता था। सरदार मजदूरों की गिनती कर रिपोर्ट बनाता था। सरदार की जिम्मेदारी कौन आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस बारे में भी रिपोर्ट करना होता था। अधिकतर सरदार मालिकों के डर से तथा कुछ पैसों के लोभ से अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। मजदूरों पर निगरानी इतनी तगड़ी होती थी कि कोई मजदूर खेतों में आपस में काम करते हुए बात भी नहीं कर सकता था। कहीं छाया में बैठने, बीमार पड़ने पर बिल्कुल सीधी सजा होती थी। निगरानी करने वाले गोरे ओवरसियर कभी कभी शराब पीकर खेतों पर आते थे और मजदूरों के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करते थे। दोस्तों, नाटाल में भारतीय मजदूरों पर अत्याचार करने के मामले में जॉन गॉर्डन स्मिथ का नाम एक प्रमुख गन्ना प्लांटेशन मालिक के रूप में लिया जाता है, जो गिरमिटिया मजदूरों को शारीरिक सजा देने के मामले में काफी बदनाम था, जिसके लिए कई बार उस पर अदालत में केस भी चली। इसी तरह डरबन के पास एक प्लांटेशन मालिक एडवर्ड मोरबूट को 2 गिरमिटिया मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। परंतु सबसे बुरी हालत नाटाल में महिला गिरमिटिया मजदूरों की थी। महिला गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति पुरुषों से कहीं अधिक भयावह और अमानवीय थी। दोस्तों, उन्हें न केवल खेतों में कठिन श्रम करना पड़ता था, बल्कि वे लगातार यौन शोषण, बलात्कार, अपमान और सामाजिक असुरक्षा की शिकार बनती रहती थी। महिला गिरमिटिया मजदूरों को रात की सेवा के लिए गोरे अपने पास पर बुलाते थे। इनकार करने पर महिला की बेटों से पिटाई की जाती। नाटाल में महिला गिरमिटिया मजदूरों की संख्या
15 से 20% थी। प्रारंभिक दौर में नाटाल में महिला गिरमिटिया मजदूरों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण मजदूरों में आपस में ही औरत को लेकर लड़ाई होती रहती थी। अंग्रेज प्लांटेशन मालिक महिला गिरमिटिया मजदूरों को काम के बदले यौन संबंध के लिए मजबूर करते थे। यदि कोई महिला संबंध बनाने से मना करती थी तो उसे काम से निकाल देना, खाना बंद कर देना या कैद में डाल देना जैसी सजा आम थी। खेतों पर निगरानी करने वाले गोरे ओवरसियर अकेली महिला गिरमिटिया मजदूरों को खेतों में पाकर जंगल के रास्तों में छुपकर उनके साथ बलात्कार करते थे। गिरमिटिया मजदूरों पर नजर रखने के लिए रखे गए हिंदुस्तानी सरदार भी गोरे ओवरसियर के पास महिला मजदूर को भेजने के लिए तैयार करने में मदद करते थे। दोस्तों, इस तरह 1860 से 1911 के बीच दक्षिण अफ्रीका पहुंचे लाखों हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों के घावों पर मरहम तब लगा जब महात्मा गांधी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी मामले में वकील बनकर डरबन नाटाल पहुंचे। दोस्तों, महात्मा गांधी की भूमिका दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों की मुक्ति, अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में ऐतिहासिक और निर्णायक रही। दोस्तों, अफ्रीका पहुंचने के बाद 1894 में गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए नाटाल में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों, यह पहला संगठन था जिसने गिरमिटिया मजदूरों और अफ्रीका में रह रहे भारतीय व्यापारियों के लिए सरकार के सामने विरोध प्रकट करते हुए आवाज उठाया। भारतीय मजदूरों के अत्याचार, बलात्कार, अन्याय व दमन को दर्ज करने के लिए गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम से हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में एक अखबार निकाला, जो एक आलोचनात्मक दस्तावेज बन गया, जिसने ब्रिटेन, भारत और अफ्रीका में मजदूरों के आंदोलन को सही दिशा दी। इसी के साथ गांधी जी ने नाटाल में गिरमिटिया मजदूरों की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए कई याचिकाएं ब्रिटिश संसद और नाटाल की सरकार को भेजा। जब नाटाल की सरकार ने नाटाल में रहने वाले भारतीयों को विशेष पहचान पत्र देने के लिए उंगलियों के निशान को देना अनिवार्य कर दिया, तो गांधी जी ने इस कानून का विरोध करते हुए नाटाल के जोहान्सबर्ग शहर में 11 सितंबर 1906 को एम्पायर थिएटर में एक सभा बुलाई। दोस्तों, इस सभा में हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर, खासकर महिला मजदूर उपस्थित रही। दोस्तों, इसी सभा में गांधी जी ने हजारों भारतीयों से भेदभाव करने वाले इस कानून को न मानने की प्रतिज्ञा कर दिलवाई, चाहे उसके लिए उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े। इस तरह गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत इस हाल से होती है। गिरमिटिया मजदूरों की मुक्ति के लिए 1906 में गांधी जी के शुरू किए गए आंदोलन के बाद से अगले 5 साल तक भारत, ब्रिटेन और अफ्रीका के संसद, जनता के बीच तथा समाचार पत्रों में चली एक लंबी बहस और लड़ाई के बाद गिरमिटिया मजदूरों को भारत से नाटाल भेजने पर रोक लगा दिया गया और जुलाई 1911 में डरबन पहुंचे उमलाजी नामक जहाज को अंतिम गिरमिटिया जहाज के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस जहाज के नाटाल पहुंचने के बाद से भारत सरकार ने गिरमिटिया अनुबंधों को समाप्त कर दिया और भारत से अंततः मजदूरों को भेजना बंद हो गया। दोस्तों, 1860 से लेकर 1911 के बीच कुल 384 यात्राओं में से 262 जहाज के फेरे मद्रास बंदरगाह से तो 122 जहाजों के फेरे कलकत्ता बंदरगाह से पूरी की गई। इन सभी यात्राओं में कुल मिलाकर 1,52,184 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर दक्षिण अफ्रीका पहुंचाए गए। दोस्तों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों के न केवल शोषण और अपमान के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि एक संगठित आंदोलन खड़ा किया, जिसने आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय की पहचान, एकता और आत्मसम्मान को मजबूत किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। नमस्कार।